कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत ही आम धारणा है। मतलब जब भी हम किसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कर्ज में डूबी हुई बैलेंस शीट, बिल्कुल, कर्ज और प्रोजेक्ट्स में हो रही सालों की देरी, फंसे हुए पैसे, भारी भरकम बैंक लोन्स। मतलब ऐसा लगता है जैसे इस सेक्टर का जो डिफॉल्ट मोड है वो वित्तीय दबावी है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो जिसने मतलब अभी एक साल में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया हो। 10,000 करोड़? हाँ, और उसका कर्ज या कह लीजिए जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो महज 0.18% हो। अरे वाह! देखिए, ये आंकड़ा किसी भी वित्तीय विश्लेषक को चौंकाने के लिए काफी है। मतलब 0.18% का सीधा सा अर्थ है कि कंपनी पर व्यावहारिक रूप से कोई बड़ा कर्ज है ही नहीं। सही बात है। और वो भी एक ऐसे सेक्टर में जहां आपको हजारों टन स्टील, सीमेंट और भारी मशीनरी एडवांस में खरीदनी पड़ती है। असित सी मेहता की एक ताजा निवेश रिपोर्ट है और सबसे ताजा डेटा भी है ना? हाँ बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण मई 2026 में जारी की गई आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड की Q4 FY26 अर्निंग्स कॉल के दस्तावेज हैं। इन सभी स्रोतों को खंगालने का जो हमारा मकसद है वो सिर्फ किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना नहीं है। हम असल में ये डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे दशकों पुरानी ये कंपनी भारत के 11.11 ट्रिलियन रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का फायदा उठा रही है, और वो भी बिना कर्ज के जाल में फंसे। सटीक कहा आपने। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कंपनी के हालिया वित्तीय आंकड़ों पर जाने से पहले मतलब ये समझना जरूरी है कि आईटीडी सीमेंटेशन असल में क्या करती है। हाँ, और उन्हें बाजार में बढ़त कैसे मिली हुई है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी की जो असली ताकत है वो उनकी विरासत में छुपी है। विरासत मतलब आप उनके इतिहास की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब अक्सर लोग आईटीडी सीमेंटेशन को सिर्फ एक भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी मान लेते हैं, लेकिन इस कंपनी में थाईलैंड की दिग्गज इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी की लगभग 46.64% हिस्सेदारी है। अच्छा, थाईलैंड की पेरेंट कंपनी। तो क्या ये सिर्फ एक कागजी हिस्सेदारी है? बिल्कुल नहीं। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो इस अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव का सीधा मतलब है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। समझ गया। मान लीजिए भारत में कोई बहुत ही जटिल अंडरग्राउंड मेट्रो टनल बनानी है या फिर समुद्र के बीच में कोई बंदरगाह बनाना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। तो आईटीडी सीमेंटेशन को ट्रायल एंड एरर मतलब गलतियां कर करके सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि उनके पास पेरेंट कंपनी का अनुभव है। बिल्कुल, उनके पास अपनी पेरेंट कंपनी के दशकों का ग्लोबल डेटा, उनकी डिजाइन क्षमताएं और सिद्ध इंजीनियरिंग प्रक्रियाएं सीधे उपलब्ध होती हैं। तो ये उन्हें एक बड़ा हेड स्टार्ट देता है। हाँ, और इस तकनीकी बढ़त का सबसे बड़ा उदाहरण है उनका मरीन सेगमेंट यानी समुद्री निर्माण क्षेत्र। अच्छा, मरीन सेगमेंट? रिपोर्ट में भी इसका काफी जिक्र था। हाँ, ऐतिहासिक रूप से देखें तो उनके कुल ऑर्डर बुक का लगभग 30% हिस्सा इसी मरीन सेगमेंट से आता है। और देखिए, ये कोई साधारण काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। समुद्र में काम करना मतलब तेज लहरें, खारा पानी जो लोहे को तुरंत जंग लगा देता है, और अस्थिर समुद्री सतह के बीच कंक्रीट के पिलर खड़े करना, ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा दुष्स्वप्न होता है। और यही वजह है कि इस क्षेत्र में हर कोई हाथ नहीं डालता। मतलब बैरियर टू एंट्री बहुत ज्यादा है। एकदम सही। अगर हम इस जटिलता को वित्तीय नजरिए से देखें, हाँ? तो कम प्रतिस्पर्धा का सीधा मतलब क्या हुआ? बेहतर मुनाफा। हाँ, मार्जिन्स अच्छे मिलते हैं। जब बहुत कम कंपनियां समुद्र के अंदर ब्रेक वाटर या जेटी बनाने की क्षमता रखती हैं, बिल्कुल, तो आप अपनी शर्तों पर टेंडर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी जो भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी जोर है वो आईटीडी के इस मरीन और ओवरऑल इंफ्रा पोर्टफोलियो के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह काम कर रहा है। हाँ, FY25 के बजट में 11.11 ट्रिलियन रुपए का आवंटन, ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप सागरमाला परियोजना को ही देख लीजिए। पूरे भारत के तटीय इलाकों में नए बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं। और भारतमाला परियोजना के तहत तो 34,800 किलोमीटर के हाईवे बन रहे हैं। हाँ, और 2037 तक
2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का विजन है। सरकार के पास पैसा है, विजन है और उन्हें ऐसी कंपनियां चाहिए जो इसे जमीन पर उतार सके। सही बात है। इस मैक्रो इकोनॉमिक बूम और कंपनी के पोर्टफोलियो को देख कर ना मेरे दिमाग में एक म्यूचुअल फंड वाली एनालॉजी आ रही है। म्यूचुअल फंड वो कैसे? देखिए, जैसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं, कुछ लार्ज कैप, कुछ स्मॉल कैप, ताकि अगर बाजार का एक हिस्सा गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, आईटीडी सीमेंटेशन का बिजनेस मॉडल भी कुछ ऐसा ही लगता है। वे सिर्फ हाईवे नहीं बना रहे हैं, वे हाईवे भी बना रहे हैं, मरीन प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, डैम, एयरपोर्ट्स और मेट्रो भी बना रहे हैं। तो एक बैलेंस बना रहता है। बिल्कुल। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर धीमा पड़ता है तो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स रेवेन्यू को स्थिर रखते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। जी बताइए। क्या इतने सारे अलग-अलग और जटिल सेक्टर्स में एक साथ काम करने से कंपनी का ध्यान भटकने का जोखिम नहीं है? मतलब जिसे हम कहते हैं स्प्रेड टू थिन हो जाना। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या एक ही निश या विशिष्ट क्षेत्र में रहकर विशेषज्ञता हासिल करना ज्यादा सुरक्षित रणनीति नहीं होती? देखिए, ये जोखिम तब होता है जब आप हर नए सेक्टर में बिल्कुल शून्य से शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले थाईलैंड वाली पेरेंट कंपनी का जिक्र किया था, हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हाँ, तो वे हर नए सेगमेंट में अपनी ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ प्रवेश करते हैं। और दूसरी बात, आईटीडी ने ये विविधता रातों रात हासिल नहीं की है। वो तो है, काफी पुरानी कंपनी है। बिल्कुल, वे 1978 से भारत में काम कर रहे हैं। उन्होंने हर एक दशक में बहुत ही रणनीतिक तरीके से अपनी क्षमताएं बढ़ाई हैं। इसलिए आज उनके लिए ये विविधता जोखिम बढ़ाने का नहीं बल्कि जोखिम को न्यूट्रलाइज करने का टूल बन चुकी है। एकदम सही। और ये रणनीति कितनी सफल है, ये सीधा उनके FY26 के बही खातों में नजर आता है। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम अर्निंग्स कॉल के दस्तावेजों को देखें तो उन्होंने FY26 में पहली बार 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। 10,061 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व। यह किसी भी इंफ्रा कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और वित्तीय मील का पत्थर है। बिल्कुल। और उनका जो PAT है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 60% की छलांग लगाकर 598 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये आंकड़े सच में शानदार हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो असली वित्तीय इंजीनियरिंग है वो क्या है पता है? क्या? उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपने शुरुआत में जिस 0.18% डेट टू इक्विटी रेशियो का जिक्र किया था, हाँ, जो कि लगभग ना के बराबर कर्ज है। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यह एक अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि आमतौर पर कंपनियां अपना पैसा फंसा देती हैं। वे मजदूरों को पेमेंट करती हैं, सीमेंट खरीदती हैं और फिर महीनों तक सरकार या क्लाइंट से बिल पास होने का इंतजार करती हैं। बिल्कुल। और इस बीच काम चालू रखने के लिए उन्हें बैंकों से भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है। तो आईटीडी सीमेंटेशन इस जाल से कैसे बच रही है? अगर हम रिपोर्ट के आंकड़ों को डिकोड करें तो इसका जवाब उनके मोबिलाइजेशन एडवांस में छिपा है। अच्छा, मोबिलाइजेशन एडवांस। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि उनके पास 1400 करोड़ रुपए का मोबिलाइजेशन एडवांस है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से 90% हिस्सा पूरी तरह से ब्याज मुक्त है। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था। बिल्कुल, मतलब वे अपने ग्राहकों से प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एडवांस में एक बड़ी रकम लेते हैं। और उसी रकम से प्रोजेक्ट का शुरुआती खर्च निकालते हैं। हाँ, वे अपना पैसा या बैंक का महंगा कर्ज इस्तेमाल करने के बजाय क्लाइंट के पैसे से ही अपनी लिक्विडिटी बनाए रखते हैं। वाह, ये एक बेहद आक्रामक लेकिन स्मार्ट वर्किंग कैपिटल रणनीति है। और इसी वित्तीय स्थिरता के कारण वे बाजार से बड़े-बड़े ऑर्डर्स उठा पा रहे हैं। मार्च 2026 तक उनकी ऑर्डर बुक 29,000 करोड़ रुपए के विशाल स्तर को पार कर चुकी है। 29,000 करोड़। हाँ, और इस गति को समझने के लिए जरा पीछे मुड़कर देखिए। कुछ साल पहले तक उनका सालाना ऑर्डर इनटेक लगभग 7,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। 7,000 करोड़। लेकिन अकेले FY26 में उन्हें 19,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। ये तो बहुत बड़ी छलांग है। उदांगुड़ी प्रोजेक्ट, बेंगलोर मेट्रो और मुंबई मेट्रो का जो चुनौतीपूर्ण अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, ये सब उनकी इसी ऑर्डर बुक का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं चौथी तिमाही मतलब Q4 के एबिटा मार्जिन को देखता हूँ तो मुझे एक छोटी सी विसंगति नजर आती है। अच्छा। हाँ, Q4 में उनका एबिटा मार्जिन 15.1% दिखाया गया है। अब कंस्ट्रक्शन जैसे हेवी ऑपरेशनल सेक्टर में, जहां कच्चे माल और लेबर की लागत इतनी अधिक होती है, वहां 15.1% का मार्जिन थोड़ा ज्यादा परफेक्ट नहीं लगता। और आपकी ये शंका बिल्कुल सही है।
अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने खुद इस आंकड़े को लेकर एक बहुत स्पष्ट चेतावनी दी है। कैसी चेतावनी? ये कि ये 15.1% का मार्जिन सस्टेनेबल यानी टिकाऊ नहीं है। ये असल में कंपनी के रोजमर्रा के ऑपरेशंस की कार्यकुशलता का नतीजा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये अचानक आया उछाल किस वजह से? इसके पीछे मुख्य कारण है क्लेम रियलाइजेशन, मतलब पुराने दावों की वसूली। क्लेम रियलाइजेशन मतलब फंसे हुए पैसे वापस मिलना? हाँ, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अक्सर स्कोप में बदलाव या देरी के कारण विवाद होते हैं और ठेकेदार के पैसे फंस जाते हैं। जब ये विवाद सुलझते हैं तो फंसा हुआ पैसा एक मुश्त वापस आता है। समझ गया। Q4 में ITD को ऐसे पुराने दावों से 100 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और पूरे FY26 में कुल 150 करोड़ रुपए मिले हैं। ओहो, तो इन वन टाइम पेमेंट्स ने Q4 के मार्जिन को कृत्रिम रूप से 15.1% तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल, मैनेजमेंट ने बहुत ही यथार्थवादी नजरिया रखते हुए कहा है कि आगे चलकर उनका वास्तविक और टिकाऊ EBITDA मार्जिन 10 से 11% के दायरे में ही रहेगा। ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अक्सर बाजार इन वन टाइम उछालों को स्थायी मानकर गलत भविष्यवाणियां करने लगता है। वैसे 10-11% का मार्जिन भी एक बहुत ही स्वस्थ मार्जिन है। हाँ, बशर्ते वे आने वाले जोखिमों को ठीक से मैनेज कर सकें। बिल्कुल, और जब हम कंस्ट्रक्शन में जोखिम की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है कमोडिटी इन्फ्लेशन, यानी कच्चे माल की महंगाई का। जो कि हमेशा एक खतरा बना रहता है। हाँ, सीमेंट, स्टील और ईंधन की कीमतें रातों रात बदल सकती हैं। अगर हम इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल रेट होम लोन लिया है। ठीक है। जब रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो आपकी EMI तुरंत बढ़ जाती है। आपको अपनी जेब से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। ITD के साथ भी कमोडिटी इन्फ्लेशन का यही जोखिम है। रिपोर्ट बताती है कि उनके केवल 30% कॉन्ट्रैक्ट्स में फुल प्राइस पास थ्रू की सुविधा है। इसका सीधा मतलब है कि उन 30% प्रोजेक्ट्स में अगर स्टील 10% महंगा होता है तो कंपनी वो 10% अतिरिक्त बिल सीधे अपने क्लाइंट को भेज सकती है। लेकिन बाकी 70% प्रोजेक्ट्स का क्या है? वही तो असली चुनौती है। वहां तो उन्हें फिक्स्ड प्राइस पर काम पूरा करने का कमिटमेंट देना होता है। अगर बाजार में अचानक कोई भू राजनीतिक संकट आ जाए और कमोडिटी की कीमतें आसमान छूने लगें, तो ये 70% हिस्सा उनके 10-11% के उस सुरक्षित मार्जिन को बुरी तरह से निगल सकता है। बिल्कुल। तो इससे निपटने के लिए उनके पास क्या योजना है? मैनेजमेंट का कहना है कि उनके लगभग 80% प्रोजेक्ट्स में महंगाई से निपटने के लिए एस्केलेशन क्लॉज है, जो एक फॉर्मूले के तहत उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं। कुछ हद तक? हाँ, लेकिन अगर महंगाई असामान्य स्तर पर पहुंच जाती है तो ये फॉर्मूले पूरी तरह से बचाव नहीं कर पाते और मार्जिन पर चोट लगनी तय है। ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। और इसके अलावा अर्निंग्स कॉल में एक और जमीनी चुनौती का जिक्र हुआ, जिसे अक्सर एक्सेल शीट्स में नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वाधवन प्रोजेक्ट। वाधवन प्रोजेक्ट, क्या समस्या है वहाँ? ये वर्तमान में स्थानीय जमीनी समस्याओं के कारण बहुत धीमी गति से चल रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्थानीय समस्याएं एक बहुत ही भारी शब्द है। इसका मतलब भूमि अधिग्रहण में देरी, स्थानीय समुदायों का विरोध या फिर पर्यावरण संबंधी क्लियरेंस में रुकावट हो सकता है। बिल्कुल, और किसी भी प्रोजेक्ट के धीमे होने का सीधा मतलब है मशीनों का खाली खड़ा रहना और लेबर कॉस्ट का लगातार बढ़ता जाना। सही बात है, लेकिन इन तमाम रुकावटों और जोखिमों के बावजूद जो चीज मुझे इस कंपनी की रणनीति में सबसे दिलचस्प लगी वो है भविष्य के लिए उनका आक्रामक कैपेक्स प्लान। पूंजीगत व्यय। हाँ, FY27 के लिए उन्होंने 350 से 400 करोड़ रुपए के कैपेक्स का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल के 260 करोड़ की तुलना में काफी ज्यादा है। और आपको पता है इस निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है? कहाँ? टनल बोरिंग मशीनों की खरीद में, जिन्हें TBMs भी कहते हैं। अरे हाँ, टनल बोरिंग मशीनें, ये तो अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये विशालकाय यांत्रिक केंचुए की तरह होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। ये जमीन के 50-60 फीट नीचे चुपचाप काम करती हैं। आगे से चट्टानों को काटती हैं, मलबा पीछे फेंकती हैं और साथ ही साथ सुरंग की दीवारों पर कंक्रीट के रिंग भी लगा दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ऊपर शहर में ट्रैफिक सामान्य रूप से चलता रहता है और किसी को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, इन मशीनों की कीमत करोड़ों में होती है
और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही अपने आप में एक बड़ा लॉजिस्टिक्स का खेल है। वर्तमान में आईटीडी के पास जितनी भी टीबीएम्स हैं, वे सभी किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। मतलब एक भी मशीन खाली नहीं है। फुली यूटिलाइज्ड है। हाँ, तो पुणे और दिल्ली मेट्रो के जो नए प्रोजेक्ट्स उन्हें मिले हैं, उनके लिए ये नया कैपेक्स किया जा रहा है। अच्छा, तो ये मशीनें वहां काम आएंगी। लेकिन देखिए, मेट्रो, हाईवे और बंदरगाह, ये सब वो चीजें हैं जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से अपेक्षित होती हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अर्निंग्स कॉल के दस्तावेजों में एक ऐसी जानकारी छुपी है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, और ये एक बहुत बड़ा पिवट है। आप डेटा सेंटर डिवीजन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो इस सब का असल मतलब क्या है? कंपनी ने हाल ही में अपनी एक पूरी तरह से नई डेटा सेंटर डिवीजन लॉन्च की है, और ये कोई भविष्य की दूर की योजना नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्हें अपनी ग्रुप कंपनी से इसमें 3000 करोड़ रुपए का शुरुआती ऑर्डर भी मिल चुका है। तो मेरा सवाल ये है कि समुद्र में ब्रेक वाटर बनाने वाली, पहाड़ों में सुरंगें खोदने वाली एक हेवी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी अचानक डिजिटल युग के डेटा सेंटर्स क्यों बना रही है? ये तो टेक कंपनियों का काम नहीं होना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही आम गलत फहमी है। अगर हम डेटा सेंटर्स की भौतिक वास्तविकता को समझें, तो ये पूरी तरह से एक हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। अच्छा, कैसे? लोग सोचते हैं कि डेटा सेंटर का मतलब बस ढेर सारे कंप्यूटर और सर्वर्स वाला एक बड़ा सा कमरा है, लेकिन असल में ये एक विशालकाय औद्योगिक ढांचा होता है। औद्योगिक ढांचा? जरा सोचिए, हजारों सर्वर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। वे भयंकर गर्मी पैदा करते हैं। उस गर्मी को सोखने के लिए विशाल कूलिंग टावर्स और चिलर प्लांट्स की जरूरत होती है। हाँ, कूलिंग तो बहुत जरूरी है। और उन सर्वर्स का वजन इतना ज्यादा होता है कि इमारत के फर्श को विशेष रूप से रीइंफोर्स्ड और वाइब्रेशन प्रूफ बनाना पड़ता है। बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए उनके जनरेटर्स और यूपीएस रूम्स किसी छोटे पावर प्लांट जितने बड़े होते हैं। अरे वाह, तो आपका मतलब है कि ये आईटी का काम कम और हेवी इंजीनियरिंग का काम ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। इन भारी भरकम संरचनाओं को खड़ा करने के लिए जिस तरह की एक्सपर्टीज, कंक्रीट पोरिंग तकनीक और स्ट्रक्चरल समझ की जरूरत है, वो किसी साधारण रियल एस्टेट बिल्डर के पास नहीं हो सकती। अब समझ में आ रहा है। भारत में डेटा लोकलाइजेशन के नियमों और एआई के विस्तार के कारण डेटा सेंटर्स की मांग अभूतपूर्व रूप से बढ़ रही है, और आईटीडी सीमेंटेशन ने इस नब्ज को पकड़ लिया है। तो ये उनके लिए एक ऐसा नया रेवेन्यू स्ट्रीम है जो उन्हें सीधे डिजिटल इकोनॉमी के बुनियादी ढांचे से जोड़ता है। हाँ, और ये विविधीकरण का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें, एक तरफ थाई पेरेंट कंपनी का ग्लोबल तकनीकी समर्थन है, जिससे वे जटिल मरीन और अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स आसानी से हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिना ब्याज के क्लाइंट के एडवांस पैसों से अपना काम चलाकर उन्होंने 0.18% का शानदार डेट टू इक्विटी रेशियो बनाए रखा है, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल, यही कारण है कि वे 29,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठे हैं और FY26 में 10,000 करोड़ के रेवेन्यू का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर चुके हैं, और अब डेटा सेंटर के रूप में वो भविष्य की डिजिटल नींव भी रख रहे हैं। ये सब कागजों पर बहुत ही ठोस और उत्साहजनक दिखता है। एक ऐसी कंपनी जो 1978 से खुद को हर दशक के हिसाब से इवॉल्व कर रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन सभी वित्तीय आंकड़ों और रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बुक्स के साए में अक्सर दब जाता है। वो क्या? असित सी मेहता की इन्वेस्ट रिपोर्ट में एक छोटी सी जगह पर कंपनी की ESG पहलों का जिक्र किया गया है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन। हाँ, वहां बताया गया है कि कंपनी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी नीतियों पर काम कर रही है। अच्छा, मतलब निर्माण स्थल से एक बूंद भी दूषित पानी पर्यावरण में नहीं जाएगा। हाँ, और ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक तनाव है। कैसा तनाव? की बात कर रहे हैं हम समुद्र के किनारों पर विशाल बंदरगाह बना रहे हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हिलाकर रख देते हैं, और अब हम डेटा सेंटर्स बना रहे हैं जो अपने कूलिंग सिस्टम के लिए लाखों लीटर पानी पी जाते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर विरोधाभास है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अपने मूल रूप में पर्यावरण के लिए एक विनाशकारी प्रक्रिया है। बिल्कुल। आप प्रकृति को हटाकर कंक्रीट स्थापित करते हैं। जब कोई कंपनी इतनी तूफानी गति से, मतलब सालाना 19,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स के साथ बढ़ रही हो, तो क्या उनके पास हर प्रोजेक्ट में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी नीतियों को 100% लागू करने का समय और संसाधन होता है? और यही वो सवाल है
जो भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा तय करेगा। आने वाले दशकों में आईटीडी सीमेंटेशन हो या कोई भी अन्य बड़ी इंफ्रा कंपनी, उनकी असली विरासत 10,000 करोड़ की रेवेन्यू या 15% मार्जिन से तय नहीं होगी। तो किससे तय होगी? इतिहास ये देखेगा कि हमने जो विशाल हाईवे और डिजिटल डेटा सेंटर्स बनाए हैं, उनकी पर्यावरणीय कीमत क्या थी। क्या हमने विकास के नाम पर अपने ही इकोसिस्टम का दिवालिया तो नहीं निकाल दिया? बहुत ही गहरी बात है ये। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी अर्निंग्स कॉल के पीडीएफ में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ मैं आज आपको इस गहरी सोच विचार की प्रक्रिया में छोड़ के जा रहा हूँ। अगली बार जब आप किसी विशाल मेट्रो टनल या समुद्र के बीच बनते पुल को देखें, तो सिर्फ इंजीनियरिंग के चमत्कार को नहीं बल्कि उस पूरी अदृश्य कीमत और अर्थव्यवस्था को भी याद कीजिएगा जिस पर हमारी आज की चर्चा केंद्रित रही।